अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट, मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। ईरान अमेरिका कशीदगी और मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा इस वक्त। जब अमन की बात करते हैं, अमन मायदे की बात करते हैं, उसके करीब पहुँचने के बाद भी दोनों ममालिक के दरमियान एक गैप है और उस गैप को कैसे ख़त्म किया जाएगा, ख़ित्ते में अमन कैसे बहाल होगा। दूसरी तरफ ईरान के ख़िलाफ़ जंग के लिए असले की कमी है। वज़ीर दिफ़ा जो US के हैं, उनके इस बयान के ऊपर ट्रंप ने सख्त बरहमी का इजहार किया और नाला नज़र आए, नाराज़ हुए इस बयान के ऊपर। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो असलहा कम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को इस पूरी जंग में नुकसान ज़रूर हुआ और विन विन पोजीशन रही ख़ुद ईरान के लिए। और वो ईरान जिसकी तहज़ीब को ख़त्म करने के लिए और जिसको की इंट से इंट बजाने के लिए ख़ुद अमेरिका ने ये ऐलान किया था, वो बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात और ख़ुद ईरान के जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुआ। दूसरी तरफ अगर हम देखें इस खित्ते के अमन के लिए, तो सऊदी अरब की काविशें और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का दौरा इस सऊदी अरब बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए भी कि ये वक्त जब खित्ते में पावर शिफ्ट का मामला है और ख़ास तौर पे चाहे हम चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात हो, ईरान की हो और स्पेशली रूस का जो इनपुट है इस पूरे मामले में, तो ये 2 रोज़ा दौरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पाकिस्तानी मुबस्सिर किस तरह देख रहे हैं और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता और स्पेशली जब हम सऊदीया की बात करते हैं तो ख़ुद सऊदी अरब ये कह रहा है कि ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इस वक्त खित्ते में, उसके लिए मुश्तरका तौर पे काविशें करनी होंगी और साथ ही साथ खित्ते और दुनिया को बड़े ख़तरात का सामना है और इन ख़तरात का ख़ात्मा इसी सूरत में हो सकेगा जब ये तमाम ममालिक मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का किरदार हमेशा से ही बड़ा मस्बत रहा और जब सऊदी अरब की बात करते हैं, हरमैन शरीफैन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ को अपने लिए ऑनर समझा और सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहा। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा और फील्ड मार्शल की मौजूदगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और ख़ास तौर पे जब गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, उस वाले से भी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। ख़ुद ईरान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब ज़ाहिर पहले भी बहुत बेहतर थे। अब ये जो शिफ्ट आया है, इस शिफ्ट ने बिल्कुल ही गेम पलट के रख दिया। पाकिस्तान सफ़ारती सतह पे पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों के एतबार से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चे हैं और ख़ुद US भी पाकिस्तान की इन काविशों का मोतरिफ़ है। और इस वक्त में जब ये दौरा है तो इसके अंदर दफ़ाई लिहाज से भी और जोग्राफ़ी लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे हम कि इसके ऊपर तज्ज़िया भी हासिल कर सकें और आपको इसकी इन डेप्थ भी बताएं कि ये इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जब हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे खलीजी रियासतों की बात कर रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का किरदार कितना अहम होगा और आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंस इसकी कितनी होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। मैं एक बार फिर खुशामदीद है। बात हो रही थी मशरिक़ वस्ता के अमन के हवाले से ख़ास तौर पे और साथ ही साथ दौरा है सऊदी अरब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। मिर्ज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नुमान सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। मिर्ज़ा साहब किस तरह देखते हैं इस वक्त अमन ज़ाहिर है पहली तरजीह है, ख़ुद सऊदी अरब भी कह रहा है कि अगर खित्ते और दुनिया को ख़तरात का सामना है तो इसके लिए मुश्तरका कोशिशें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने इस पूरे खित्ते में अमन कायम करना है तो। डॉक्टर साहब, यह आपने देखा कि गुज़िश्ता अगर आप एक हफ्ता देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो गल्फ़ का मामला है और ये जहाज़रानी का मामला है, तेल की सप्लाई का मामला है और दूसरी चीज़ें जो है, इसको किसी भी तरीके से खोला जाए। इसके लिए बड़ी कंसर्टेड और एफर्ट्स की गई हैं। आपने देखा कि 12
रुकनी इत्तेहाद भी सऊदी अरेबिया ने बनाया, और गालिबन जो हमारे फील्ड मार्शल और जो वजीर आजम जो गए हैं वहां पर, जी। उसका एक बुनियादी मकसद यही है कि वो जो 12 रुकनी वो बनाया गया है उसका क्या अंदाज होगा काम करने का। बात यह है कि आप जो मर्जी कह लें, किसी न किसी शक्ल के अंदर वायलेंस जो है वो उस इलाके के अंदर जारी है। अमेरिका भी हमले करता रहता है, ईरान भी हमले करता रहता है। तो अब जो पहली कोशिश की जाएगी वो ये है कि ये हमले जो है ये बिल्कुल रोक दिए जाए। एक दूसरे ये कि जहाजरानी, अब आपने देखा कि ईरान और ओमान जो है वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में पहुंच गए हैं कि उन्होंने रूट तय कर लिया है जिसके जरिए जहाजरानी को मौका दिया जाए। इसका मतलब ये है, ये एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर इस लिहाज से है कि ओमान जो है वो रिप्रेजेंट करता है अरब कंट्रीज को, और ईरान एक तरफ है, और वो दोनों यानी ईरान से भी ताल्लुकात रखता है, और अमेरिका में 5th फ्लीट का उसका हेडक्वार्टर भी है, और आपको पता है कि वो सऊदी अरेबिया का पड़ोसी भी है, सरहदें भी उसकी मिलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मूव नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। बहुत दिन बाद, यानी आप ये समझ लें 4-4.5 महीने बाद मैं पहली दफा ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब कम से कम ये हुर्मुज़ में के अंदर कोई ना कोई स्टेबिलिटी आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि फौरी तौर पर वो हो गया, लेकिन कम से कम एक डायरेक्शन हमें नजर आ रही है। मिर्जा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर नुमान सत्तार साहब, आप किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? ज़ाहिर है इस रीजन को अमन होगा तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह अभी मिर्जा साहब भी फरमा रहे थे कि इमीडिएटली तो हम नहीं कह सकते, वक्त लगेगा चीज़ों को सेटल डाउन होने में, लेकिन एटलीस्ट आपको वो ट्रैक नज़र आ रहा है जो अब पीस की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन सीधी हो रही हैं। डॉक्टर सत्तार साहब। ओके, जैसे मिर्जा साहब ने कहा है, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त से हमें क्रिटिकल उस पर कहना चाहिए कि जंक्शन पे पहुंच चुके हैं इस पूरे कंफ्लिक्ट के हवाले से, कि कंफ्लिक्ट जो था वो एस्केलेट किया, फिर दोबारा अमेरिका ने एक बॉम्बिंग का वो शुरू किया कोई 10-12-13 दिन, और उसके बाद दोबारा सीज फायर कर दी, और वो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते रहे कि ईरान से बातचीत हो रही है और वो बातचीत चाह रही हैं। और एक्चुअली अब हमने देखा है कि जो बातचीत अभी जो चल रही है, बातचीत जो हो रही है, उसमें हमें अमन की उम्मीद नजर आ रही है। और ये जैसे कि अभी बात हो रही थी कि बेसिकली जो अमन है वो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि हुर्मुज़ पे जो जहाज का या शिपिंग का फ्री फ्लो है वो कैसे मैनेज किया जाए। और इस हवाले से जो ईरान और ओमान में जैसे आपने मेंशन किया बातचीत हो रही है, और वो एक रूट पे एग्री कर रहे हैं। और अभी तक ये भी ध्यान में रखें कि इससे पहले इस बातचीत के दौरान भी ईरान ने ये कहा था कि हम जो वो है उससे पूरी से एग्री नहीं करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कुछ बात आगे बढ़ी है, और ये बात हमें अरब मीडिया की तरफ से भी आई है और हमें अमेरिका की तरफ से भी आई है कि वो डील के करीब हैं। अगर कल नहीं तो एक दिन में ये डील हो जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में ऐड करूंगा कि इस तनाजुर में जो वज़ीर आज़म का दौरा है, जबकि ये CDF भी उनके साथ गए हैं, फील्ड मार्शल आसिम भी उनके साथ गए हैं, तो मैं समझता हूँ एक तरह से कंसल्टेशन जरूरी है। सऊदी अरब जो कि हमारा इस वक्त एक एलाई है और अब से डिफेंस एग्रीमेंट में है, कि उसको हम एतमाद में लें, या प्रॉब्ली वो हमें एतमाद में लेंगे कि जो ये सेटलमेंट होगी, जो पीस की तरफ जाएंगे, उसको कैसे मैं समझता हूँ मुस्तहकम बनाया जाए, देरपा बनाया जाए। और क्योंकि पाकिस्तान का इससे पहले भी रोल था, पाकिस्तान मैं समझता हूँ अभी इसमें क्वालिटी रोल होगा, और मैं समझता हूँ इस रोल को जिसे कहते हैं रीस्टेट करने के लिए मैं समझता हूँ इसके दौरा हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल भी साथ गए हैं। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसी में अगर हम देखें जो खुद ईरान की तरफ से एग्रेशन बहुत था, और खलीजी ममालिक में से जहाँ जहाँ से भी US ने बेसिस का इस्तेमाल किया वहाँ पे वापस रिटेलिएट किया ईरान ने, उस पैगाम को भी बड़े या उस एग्रेशन को बड़े तरीके से मैनेज किया। खुद UAE ने भी, सऊदीया ने भी, और पाकिस्तान ज़रा उसमें अपना किरदार अदा कर रहा था। सो आपको लगता है कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और वक्त लगेगा ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता, और हम वापस उस ट्रैक पे आ जाएंगे? और अगर हम इस्लामिक ब्लॉक की बात करें, एक इत्तेहाद की बात करें, तो वो एक जो ईरान और अमेरिका के माफ़ कीजिएगा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इस जंग से पहले बड़ी मुश्किल से यानी सफारती सतह पे ताल्लुकात बहाल हुए थे, ये दोनों ममालिक वापस उस तरफ भी चले जाएंगे डॉक्टर साहब?
ओके, इसमें आप ये देखें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी लंबा चला है और 2 फेज में चला है। और अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान पे, ऑब्वियसली ईरान को उसका, जैसे कि उसने उसके लिए रिवेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और ईरान ने उसके रिस्पांस में जो कई ममालिक पे हमले किए हैं, मैं समझता हूँ उसका एक बैड टेस्ट तो मैं समझता हूँ आया है, और मैं समझता हूँ कुछ अरसे तक रहेगा। मैं समझता हूँ ये सिवा की कोशिश इस वक्त जारी हैं ओमान और कतर पाकिस्तान की तरफ से। मैं समझता हूँ इसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उस चीज को, उस जिसे कहते हैं जो उस बदमज़गी को, या एक तौर से जो डिस्टेस्ट आया है, उस चीज को कैसे दूर किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ और एक नेशनली इसको देखा जाए तभी तौर पर, तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ईरान से स्टेटमेंट अभी भी आ रही हैं पिछले 2-3 दिन में उन्हें यही कहा है कि अगर जैसे कि अगर अटैक होंगे तो हम उसके रिस्पांस में दोबारा अटैक करेंगे। तो ईरान ने अभी, मैं समझता हूँ, स्टेट ऑफ माइंड से निकला नहीं है कि जैसे कि उसको अटैक किया गया है, उसकी तबाही हुई है, तो वो समझता हूँ उसमें कोई टाइम लगेगा, और मैं समझता हूँ दोनों साइड्स में टाइम लगेगा। एकदम से अगर पीस, जैसे पहले MOU साइन हुआ था, इस पीस डील के बाद भी अगर एक और एग्रीमेंट होता है, मैं समझता हूँ इसको एडजस्ट करने में और इसको आगे लेके जाने में मैं समझता हूँ टाइम लगेगा। और ठीक है, लेकिन एक रिविजिट की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और हो सकता है कि किसी दूसरे मुकाम पे फिर कोई दोनों बड़े ममालिक की या पाकिस्तान समेत तीनों मुल्कों की बैठक भी हो सकती है। मिर्ज़ा साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पीस तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया ही चाह रही है, लेकिन ख़ुद जब हम US की बात करते हैं, और सिर्फ US नहीं है, US के पीछे जो असल ताकत है वो है इजराइल। क्या वो इस पीस को इसी तरह ट्रैक के ऊपर जाने देगा, वो डिरेल नहीं करेगा जो कि वो कर रहा है? देखिए, मैं आपने गुज़िश्ता 2-3 महीने से अगर गौर किया हो, अब तो इसराइल को तो अमेरिका ने बिल्कुल बैक साइड पर कर दिया, और मैंने इसकी रीजन पिछली बार भी आपको बताई थी। जी। तो वजह यह है कि जो गजा के अंदर उन्होंने जेनोसाइड या जो उन्होंने हमले किए, जो नुकसानात हुए, और जिसका बड़ा शदीद रिएक्शन पूरी दुनिया में देखने में आया, तो अमेरिका उस ओनस को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। इसलिए उसने इसराइल से कहा है कि आप आराम से बैठ जाएं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आराम से बैठने का ये कतन मतलब नहीं है कि इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर जंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका ने और यूरोप ने दी हुई है, और यकीनी बात है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे होंगे। पहली बात तो इसराइल का अपना इंटरेस्ट, अगर आप गौर करें, उनके इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गौर करें, तो यकीनन यही है कि किसी न किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो उसके लिए सूदमंद हो। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या इसराइल के लिए अपनाए हुर्मुज़ अहम है? नहीं, हम किसी गलतफहमी में मुब्तला हैं। आप जरा इसराइल को हम नक्शा नहीं देखते असल में। जी। इसराइल को आप नक्शे पे जाके देखें, इसराइल का तेल कंट्री है, एक कतरा तेल प्रोड्यूस करता है वो। उसे क्या फर्क पड़ता है कि अगर सारे मुसलमान मुल्कों का तेल ब्लॉक हो जाए तो, ईरान समेत, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? सही, उसको तो मिलता रहेगा। तो इसराइल को इससे लिंक करना अपनाए हुर्मुज़ से बिल्कुल गलत है, जो भी कोई कर रहा है। इसराइल का इंटरेस्ट इस बात में है कि जो न्यूक्लियर डील थी जी, जो बुनियाद थी जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया कि ईरान जो है वो यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा उस लेवल पे कि वो, अच्छा, वो अब पसे पुश चली गई है। लेकिन देखिए, आप गौर करें कि मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जानता था, किसी और नशिस्त में आते बात कर लूँ। अभी मैं आपको मेन पॉइंट पे आता हूँ कि देखिए, इस वक्त ब्रेंट क्रूड जो है, जो सबसे कीमती ऑयल है, वो आज मैंने देखा 72 पे आ गया है। तो 72 तो बहुत नीचे गिर गया है ऑयल की प्राइसेस। जी। तो इसका मतलब ये है कि एक और झटका अगर लगता है तो फिर तो वो 70 से भी नीचे आ जाएगा। तो ऑयल मार्केट तो इसका मतलब है स्टेबल हो जाएंगी। और मैंने जैसा आपको बताया कि इसका इसराइल से तेल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। ना उन्हें कोई तेल की जरूरत है, ना वो तेल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क है, ना उनका जो मेन पोर्ट हैफा है वहां से तेल जाया जाता है, वो भी रेड सी के अंदर है, ब्लैक
और उसका कोई ताल्लुक तो नहीं है, हम नक्शा नहीं देखते। मिर्जा इसलिए साहब हमें वक्त चुके पता नहीं खत्म, और आप ये इसराइल का असल टारगेट क्या है फिर? इसराइल का मैंने आपको बता तो दिया कि इसराइल का असल टारगेट जो है न्यूक्लियर डील है। वो ईरान को किसी सूरत में भी न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना चाहता। इसलिए किस लिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जिसके ठीक है। पास एटम बम है वो इसराइल है, तकरीबन कहा जाता है उनके पास। मिर्जा साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए ईरान और सऊदी अरब, जब हम बात करते हैं सऊदी अरब के साथ भी यही हुआ, उनके साथ भी अमेरिका ने तो धोखा कर दिया, लेकिन ईरान तो अपना टास्क अचीव करेगा जिस तरह उनका इरादा है। देखते हैं कि आगे किस हद तक कामयाबी उनको मिलती है। डॉक्टर नुमान सत्तार साहब, आप समझते हैं जिस तरफ मुनव्वर मिर्जा साहब भी इशारा कर रहे थे, और हकीकत है ज़ाहिर है अब असल गेम तो यही है। बाकी चीज़ जो तेल या ये वो चीज़ें हैं जो आप माशी तौर पे ज़रा डिस्टर्ब करते हैं, मजबूर करते हैं, यूँ कह लें कि किसी दूसरे मुल्क को ब्लैकमेल करते हैं कि आपके ये वो रास्ते हैं जो हमने रोकने हैं। लेकिन ईरान माजी में पाबंदियों के बावजूद वो डील करता रहा, पैरेलल उनके पास अपना एक नेटवर्क काम कर रहा था जिसकी वजह से उन्होंने सर्वाइव किया। तो समझते कि वो अपना टास्क अचीव कर लेंगे अगर इस तरह का प्रेशर फ्यूचर में भी रहा तो? डॉक्टर नुमान सत्तार साहब, मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा, हमने नोट किया कि कन्फ्लिक्ट के दौरान और जब कन्फ्लिक्ट में ब्रेक आई थी, अमेरिका ने खुद ईरान को अलाउ किया था कि वो कंसेशनल रेट्स पर अपना तेल बेच सके। जी जी। तो जो ये पूरी एक वो है, इसको एक वॉर गेम कहेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे अमेरिका नहीं चाहता था कि वॉर जो है इतनी आगे बढ़े कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और इसी वजह से जो हमने जब भी बात कर रहे थे जी जी। उसमें इसराइल को भी रोका, और सेकंड फेज में इसराइल का बिल्कुल कोई रोल नहीं था। और वो बात सही है जिसमें इसराइल का हुर्मुज के हवाले से रोल नहीं है, लेकिन वॉर के हवाले से तो रोल था, जो कि उसने पूरा भरपूर किया ईरान में प्रेशर डालने के लिए, और ईरान को जैसे कि उससे न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी से दूर करने के लिए। लेकिन इसमें उसने, अमेरिका ने, मैं समझा कहने पे वो रोल किया, उस रोल से रुका रहा, और उसने इसराइल पे ईरान पे कोई हमले नहीं किए। ये आपके सवाल था, मैं समझता हूँ कि ईरान को इस वक्त और स्टेबिलिटी चाहिए है, और मैं समझता हूँ ईरान, वो बात मैं एग्री करूंगा ट्रम्प के बयान से कि ईरान पीस चाहता है। लेकिन जो एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि इंटरनल पॉलिटिक्स का है, जिसपे वो रिवेंज की बात भी करते हैं, जो उसमें अपनी जो IRGC हैं और जो उनके रेवोल्यूशनरी वो हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्होंने उसको मैं समझता हूँ कन्विंस पूरी तरह नहीं कर सके हैं। और इसका जो मसला होगा डील को, वो उसी तरफ से होगा कि वो कि ये डील जो है ईरान को किस हद तक, आपने अगर कल का बयान फॉलो किया होगा प्रेसिडेंट पेजेश्कियान का, उसमें उन सब चीज़ों पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि हमें नेशनलिज्म की बात की है, पेट्रियोटिज्म की बात की है, और इस सब की जो बातें की हैं कि हमें जो कुछ हमको कहेंगे ईरान के वकार के लिए कहेंगे। तो इस वक्त इसके लिए मैं कहते हैं इसने ये सब चीज़ ईरान ने सैल्वेज करनी है, जो भी नई डील होती है, जो मैं समझता हूँ इसका एक थोड़ा सा वीक पॉइंट होगा इस डील का, क्योंकि वो आसान नहीं होगा ईरान के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, वक्तवा ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील करने की बातें हो रही हैं, यूनिट्स बनाने की बात हो रही है कि इंतज़ामी तौर पे यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बने या ना बने, लेकिन यूनिट्स नए बनने चाहिए। नए यूनिट्स बनेंगे तो आम आदमी को उसका फ़ायदा होगा। ये सब कुछ कैसे होगा, और ख़ास तौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में नए यूनिट्स बनाना या किसी भी तरह की कोई तब्दीली, वो उसके ऊपर रद्दअमल बड़ा शदीद आ रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।